गुड मॉर्निंग बच्चों, माई सेल्फ पिंकी शर्मा एंड टुडे वी आर डिस्कस अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स क्या है? एंजियोस्पर्म्स, यानी एंजियोस्पर्म्स को अपन फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं। और एंजियोस्पर्म क्या हो गए? मॉडर्न प्लांट। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले अपन देखेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है या प्लांट रिप्रोडक्शन क्या है। तो प्लांट रिप्रोडक्शन क्या होता है? प्लांट रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग इन प्लांट्स। नई ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन क्या हो गया? रिप्रोडक्शन। प्लांट रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स इट प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स रिजल्टिंग इन ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स। मतलब इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है जिससे नई ऑफस्प्रिंग बनती है या नया इंडिविजुअल बनता है जो जेनेटिकली बिल्कुल डिफरेंट होता है अपने पेरेंट्स से। ठीक है। लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें जो नया इंडिविजुअल फॉर्म होता है वो विदाउट फ्यूजन के होता है। ठीक है। इसमें मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है और जेनेटिकली आइडेंटिकल या बिल्कुल सेम होता है अपने पेरेंट प्लांट के। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वेरिएशंस आती है। तो वेरिएशंस अकर ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेरिएशंस बहुत ज़रूरी है इस चेंजिंग एनवायरनमेंट से जीतने के लिए। आपको अडेप्ट होने की ज़रूरत है और अडेप्टेशन लाइफ में आते रहना चाहिए। अब अपने बीच भी अगर अपन देखें तो किसी को ज़्यादा गर्मी लगती है, किसी को ज़्यादा सर्दी लगती है, यानी अलग अलग या बहुत लेवल पर वेरिएशंस है। ये सारे के सारे वेरिएशंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से आए हैं। प्लांट्स में भी हायर रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सबसे एडवांस प्लांट फ्लावरिंग प्लांट्स ही होते हैं जो एंजियोस्पर्म्स है या मॉडर्न प्लांट्स है। अब अपन को चैप्टर में यानी 12th का चैप्टर है, 12 बायोलॉजी का चैप्टर है सेकंड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये अपन को कंप्लीट डिस्कस करना है। किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट होता है दिमाग में मैप बना लेना कि इस चैप्टर में अपन को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है। तो यहाँ अपन को इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपन को एक तो फ्लावर पढ़ना है, यानी डिटेल स्ट्रक्चर पढ़नी है फ्लावर की। सेकंड अपन को पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट। थर्ड हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट। उसके बाद में अपन को पढ़ना है पॉलिनेशन, जिसमें अपन टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, जायगोट बनेगा, जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है। फिर फर्टिलाइजेशन से ही फ्रूट और सीड्स का फॉर्मेशन होता है। अब अपन को देखना है कि सबसे ज़्यादा नखरे लड़कियों के होते हैं या लड़कों के। तो भाई सबसे ज़्यादा नखरे तो लड़कियों के ही होते हैं। तो फीमेल गैमेट जहाँ होता है जनरली वहीं बैठा रहता है, लेकिन मेल गैमेट मूव करके फीमेल गैमेट के पास जाता है और उसको फर्टिलाइज करने के लिए उसके पास जाएगा। तो ऐसे अपन पोलिनेशन कहेंगे। पोलिनेशन अलग अलग या डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू होता है, जैसे विंड हो गया, वाटर हो गया, इंसेक्ट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। ठीक है। तो इंसेक्ट्स पोलिनेशन कैसे करेंगे, इनकी जो हाइंड लेग है उसमें पोलन बास्केट होती है, जिसमें पोलन बास्केट में ब्रेस्ट लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो ये जो नेक्टर कलेक्ट करने के लिए ये क्या करते हैं, किसी
अट्रैक्टिव या कलरफुल प्लांट के ऊपर फ्लावर के ऊपर जाके बैठते हैं तो उसके पोलन से इसकी पोलन बास्केट से चिपक जाते हैं, फिर वहाँ से ये किसी दूसरे प्लांट पे जाते हैं तो उसके जो पोलन है वहाँ पे लैंड कर जाएंगे उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पे। तो उसके बाद में जाके क्या होगा, मेल और गैमेट का फ्यूजन होगा और फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा, फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब अपन को देखना है कि आफ्टर पॉलिनेशन मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज कर जाएंगे जिसे फर्टिलाइजेशन कहेंगे, और फर्टिलाइजेशन से ही सीड और फ्रूट बनता है। ठीक है, अब अपन को देखना है फ्लावर। सबसे पहले अपन को पढ़ना है फ्लावर के बारे में, डिटेल स्ट्रक्चर पढ़नी है फ्लावर की। तो सबसे पहले फ्लावर क्या है, एक मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग है वर्ल्ड की, यानी बहुत ही खूबसूरत चीज़ है जो सबको पसंद होती है। ठीक है, फ्लावर का यूज़ यानी हैप्पीनेस में, सैडनेस में, किसी ओकेज़न पे, इमोशंस फीलिंग्स में भी हमारे साथ होता है, या इन सब को एक्सप्रेस करने के लिए अपन क्या करते हैं, फ्लावर का यूज़ करते हैं। ठीक है, किसी को अगर रेस्पेक्ट देना हो तो अभी अपन फ्लावर से रेस्पेक्ट देते हैं। उसके अलावा फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है प्लांट की। तो क्वेश्चन ये बनता है कि प्लांट ने अपने रिप्रोडक्टिव यूनिट को इतना खूबसूरत क्यों बनाया? क्योंकि इसका काम ही है अट्रैक्ट करना, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना। अगर ये अट्रैक्टिव नहीं होगा तो क्या पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट होंगे? डू यू थिंक पॉलिनेटर्स वुड कम देयर? नहीं, कोई भी विजिट नहीं करेगा। अगर ये अट्रैक्टिव नहीं होगा तो पॉलिनेटर्स विजिट नहीं करेंगे। अट्रैक्टिव होगा तभी पॉलिनेटर्स, इंसेक्ट, बर्ड्स इसकी ओर अट्रैक्ट होंगे और पॉलिनेशन पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं फ्लावर क्या है। एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है एक एंजियोस्पर्म की, हाईली मॉडिफाइड शूट बेयरिंग मॉडिफाइंग फ्लोरल लीव्स ऑन नोड्स। एक हाईली मॉडिफाइड शूट है, फ्लोरल लीव्स अरेंज्ड इन 4 वॉल्स, यानी एक सर्कल में 4 सर्कल बने होते हैं, उनमें फ्लोरल लीव्स अरेंज्ड होती है। जो 4 सर्कल्स है या 4 वॉल्स है, ये किस किस के बने होते हैं? फ्लावर में कैलिक्स होता है, कोरोला, स्टेमन, कार्पल को अपन पिस्टल भी कहते हैं। तो कैलिक्स क्या है? ग्रुप ऑफ सेपल, यानी एक जो फ्लावर होता है उसमें सबसे नीचे ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन सेपल कहते हैं। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सेपल क्या हो गया? कैलिक्स। ग्रुप ऑफ पेटल जो बिल्कुल ब्राइट कलर की या कलरफुल स्ट्रक्चर है वो पेटल्स हो गई, तो ग्रुप ऑफ पेटल्स कोरोला हो गया। स्टेमन है, ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसको अपन एंड्रोसियम कहेंगे, तो ग्रुप ऑफ स्टेमन हो गया एंड्रोसियम। और कार्पल या पिस्टिल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिसको अपन गाइनोसियम कहेंगे, तो ग्रुप ऑफ कार्पल क्या हो गया? गाइनोसियम, जो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। अब अपन एक कंप्लीट फ्लावर के स्ट्रक्चर देखते हैं कि कंप्लीट फ्लावर होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो इसको अपन बोलेंगे अब देखते हैं अपन ए टिपिकल या कंप्लीट फ्लावर। जो कंप्लीट फ्लावर होता है उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर भी कहते हैं, क्योंकि कंप्लीट फ्लावर उसको बोलेंगे अपन जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों प्रेजेंट हो। तो इस फ्लावर में देखो क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक फूली हुई स्ट्रक्चर दिख रही है अपन को, यानी एक ये ग्रीन कलर की जैसी ये स्ट्रक्चर दिख रही ये है रिसेप्टेकल है। रिसेप्टेकल ये इसको अपन थैलेमस कहेंगे, जिससे चारों वॉल क्या होंगे? अटैच होंगे। यहाँ पे थैलेमस से यहाँ एक ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर निकली हुई है जिसको अपन सेपल कहेंगे। ठीक है, फिर सेपल्स के यहाँ से क्या निकला रहता है? ब्राइट कलर की एक स्ट्रक्चर है
जिसको अपन पेटल कहेंगे, ठीक है, जो अलग अलग कलर की होती है। रेड भी हो सकती है, पर्पल हो सकती है, येलो हो सकती है, वाइट हो सकती है, जो कलरफुल है और जो पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करेगी। उसके बाद में यहाँ पे एक येलो कलर की स्ट्रक्चर बनाई हुई है इस डायग्राम में, और यहाँ पे ये लॉब्ड स्ट्रक्चर है, इसमें 2 लोब है यानी बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। तो ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, ये तो हो गई एंथर, और ये क्या हो गया इसका फिलामेंट। तो एंथर और फिलामेंट को मिला के क्या हो गया एंड्रोसियम या स्टमन, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये बहुत सारे हो सकते हैं, 2, 4, 6, ठीक है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, ये ऊपर की जो स्ट्रक्चर है इसको अपन स्टिग्मा कहेंगे। ये रेस्ट ऑफ स्ट्रक्चर, ये स्टाइल हो गई, और ये फूली हुई स्ट्रक्चर हो गई ओवेरी। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी को मिला के अपन क्या बोलेंगे पिस्टिल या कार्पल या गाइनोसियम, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब जो फ्लावर है ये 2 टाइप का हो सकता है, यानी यूनिसेक्सुअल भी होता है और बाईसेक्सुअल भी। यूनिसेक्सुअल का मतलब कि इसमें सिंगल सेक्स प्रेजेंट होता है, या तो कार्पल होगा या स्टेमन होगा। बाईसेक्सुअल होता है, इसमें दोनों होंगे, जैसे इस स्ट्रक्चर में अपन को दिख रहा है, जिसमें स्टेमन भी है और कार्पल भी है, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल को अपन बोलेंगे डायोसियस और बाइसेक्सुअल को बोलेंगे मोनोसियस। अब एक बार अपन स्ट्रक्चर देख लेते हैं फ्लावर के अंदर कि कैसे स्ट्रक्चर होती है, उसके बाद में अपन मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरे पास में एक फ्लावर है जिसमें अपन देखते हैं पेटल कहाँ पे है, स्टेमन कहाँ पे है, कार्पल कहाँ पे है, ठीक है। तो ये एक फ्लावर है जिसमें नीचे ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है, दिख रही है, ये ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर है नीचे नीचे। अब इसमें उस डायग्राम जैसे इतना बड़ा तो सेपल नहीं है, लेकिन ये ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर नीचे दिख रही है, यानी ये है। तो ये क्या हो गया सेपल हो गया, ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर, और ये जहाँ से अटैच है वो थैलेमस हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से ये फ्लावर अटैच है सेपल से, ये इसमें सही दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रेड कलर की स्ट्रक्चर अपन को दिख रही है ये हो गई पेटल्स, ठीक है। ये क्या हो गए एंथर, यानी इसमें कितने 4 एंथर हैं, 4 एंथर है, एक ये हो गया 2, एक ये हो गया 3, एक ये हो गया 4 जो बाइलोब्ड है, और ये बीच में एक ऐसी स्ट्रक्चर निकली हुई है, देखो ये वाली यहाँ पे, ये क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इसको निकाल के देखते हैं। तो ये क्या हो गई फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। इसकी ओवेरी टूट चुकी है, तो बहुत ही छोटा फ्लावर है, बड़ा होता है तो अच्छे से अपन देख पाते। अब अपन बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है स्टेमन, ठीक है। तो स्टेमन की ये स्ट्रक्चर है, स्टेमन में एंथर होता है जो बाइलोब्ड होता है, 2 लोब होते हैं, एक ये हो गया एक ये हो गया, और एक स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन बोलते हैं फिलामेंट। तो फिलामेंट और एंथर को मिला के अपन क्या बोलेंगे स्टेमन बोलेंगे, ठीक है। देखो स्टेमन को एंड्रोसियम बोल दिया, फिलामेंट क्या एक लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टाक है, एंथर क्या हो गया एक फर्टाइल पार्ट है जिसमें पोलेंस का फॉर्मेशन होगा, यानी प्रोड्यूसेस पोलेंस, यानी थाउजेंड्स ऑफ पोलेंस का प्रोडक्शन होगा एंथर के अंदर। अब अपन इस एंथर का यहाँ पे क्रॉस सेक्शन काट के देखते हैं, यानी एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखते हैं, तो अंदर से कैसा दिखता है ये अपन डिस्कस करेंगे अभी।
क्या देखो, जब अपन एंथर का टीएस काटेंगे तो अपन को एंथर कैसा दिखेगा, ऐसी स्ट्रक्चर दिखेगी, दो लोब दिखाई देंगे। तो ये है, एक ये लोब हो गया और एक ये लोब हो गया, और बीच में इनके होता है कनेक्टिव, जो बिल्कुल ये फिलामेंट से अटैच होता है यहाँ से यहाँ तक। अब इसका माइक्रोस्कोपिक स्लाइड अपन देखते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर बनी होती है, यहाँ पे सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये ब्राउन कलर का जो दिख रहा है एकदम सेक लाइक स्ट्रक्चर है इमैच्योर कंडीशन में। तो इसको अपन बोलते हैं थीका। थीका कितने थीका इसमें, 1 2 3 4, यानी एक लोब में 2 थीका है और दोनों में 4 थीका है। ये इमैच्योर कंडीशन में है। लेकिन जब इसके अंदर पोलन्स का फॉर्मेशन हो जाता है, कंप्लीट फॉर्मेशन हो जाता है, तो ये थीका इस थीका के साथ में फ्यूज होके एक थीका बना लेता है। तो मैच्योर कंडीशन में एक लोब में एक ही थीका होता है, फिर वो यहाँ से ब्रेस्ट होके ये मेम्ब्रेन और ये पोलन्स बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, ये बीच में है कनेक्टिव, जो क्या करता है, जिसको अपन फिलामेंट बोला है, क्योंकि ये जो फिलामेंट है ये इस कनेक्टिव से बिल्कुल अटैच रहता है। ठीक है, अब इस थीका के अंदर या ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या होता है, अलग अलग टाइप की लेयर्स होती है। जैसे टैपिटम होती है यहाँ पे, ये टैपिटम क्या करती है, इसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल है उन और पोलन्स है, इन सबको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। ठीक है, ये इसको अपन इसका सेलुलर स्ट्रक्चर देखेंगे आगे, तब अपन देखेंगे यहाँ पे अलग अलग टाइप की लेयर्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो सेक लाइक स्ट्रक्चर जो इमैच्योर कंडीशन में, इसको अपन ने क्या बोल दिया, ये सॉरी, इमैच्योर कंडीशन में थीका होते हैं एक लोब में 2, और मैच्योर कंडीशन में एक लोब में एक ही थीका होता है, क्योंकि दोनों थीका एक दूसरे के साथ में फ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद में मेम्ब्रेन ब्रेस्ट होती है और पोलन बाहर निकल जाते हैं। तो देखते हैं अपन इसको, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर कैसा हो गया। जैसे कि अपन ने बात करी है कि एंथर कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है। 2 लोब्स आर सेपरेटेड बाई कनेक्टिव्स, दोनों लोब है, एक ये वाला यानी एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों कनेक्टिव्स के द्वारा सेपरेट होते हैं। ईच एंथर लोब है, यानी जो एंथर का ईच लोब है उसमें 2 थीका होते हैं, और ईच थीका, जैसे ये एंथर का एक लोब है, इसमें 2 थीका है, इस थीका के अंदर, ईच थीका के अंदर एक माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, यानी इसके अंदर एक माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसके अंदर एक माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसके अंदर एक माइक्रोस्पोरेंजिया है और इसके अंदर एक माइक्रोस्पोरेंजिया है। तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए। तो एंथर को अपन क्या बोलेंगे, टेट्रास्पोरेंजिएट, और माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसके अंदर पोलन्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और ये जो जगह है यहाँ पे क्या होता है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे एंथर स्प्लिट होता है और पोलन्स रिलीज होते हैं, यानी पॉइंट एट विच एंथर स्प्लिट्स टू रिलीज पोलन्स। और इसके अंदर ये जो है, ये क्या है, पोलन मदर सेल है जो डिप्लॉयड होती है। ये इसके अंदर पोलन्स भरे हुए हैं, ये टैपेटम है जो इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं, ये एक लेयर है जिसको फाइब्रस लेयर कहते हैं, ये एपिडर्मिस है। इस एपिडर्मिस के अलावा और भी बहुत सारी लेयर्स होती है। इसके अलावा ये फिलामेंट है जिसमें वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, यानी जो फिलामेंट होता है उसमें क्या होते हैं, वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, और जो क्या करते हैं, जिसके थ्रू, जो वैस्कुलर बंडल है उसके थ्रू फिलामेंट से वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, जैसे फ्लोएम और जाइलम का ये काम करेगा। ठीक है, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा जो एंथर है उसको। ठीक है, अब अपन देखते हैं स्ट्रक्चर, देखते हैं किसकी, माइक्रोस्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर। तो सम हाइपोडर्मल सेल्स
इन ईच एंथर लोब बिकम प्रोमिनेंट, यानी कुछ हाइपोडर्मल सेल्स होती है जो क्या होती है, प्रोमिनेंट हो जाती है। कैसे देखते हैं कैसे होती है प्रोमिनेंट। जैसे ये कुछ सेल्स हैं, बाहर वाली सेल्स, ये कुछ सेल्स है, इनको अपन बोलते हैं एपिडर्मल सेल्स। क्या बोलेंगे, एपिडर्मल सेल्स। इसके नीचे कुछ सेल्स होती है, उनको अपन बोलेंगे हाइपोडर्मल सेल्स। ठीक है, ये क्या होती है, प्रोमिनेंट हो जाती है। अब देखते हैं कैसे, यानी जो इमैच्योर कंडीशन होती है, कुछ सेल्स स्टार्टिंग की बात हो रही है। ठीक है, यानी ऊपर वाली एपिडर्मल सेल्स हो गई और नीचे वाली हाइपोडर्मल हो गई जो प्रोमिनेंट हो जाएगी। स्टार्टिंग की बात हो रही है जब एंथर ग्रो कर रहा होता है या डेवलप हो रहा होता है, ठीक है, या फ्लावर का डेवलपमेंट हो रहा होता है, उस टाइम जो हाइपोडर्मल सेल्स होती है उस कंडीशन में इनको अपन आर्किस्पोरेंजियल या आर्किस्पोरियल सेल्स इनको अपन बोलेंगे, जब एंथर का डेवलपमेंट हो रहा होता है या फ्लावर का डेवलपमेंट हो रहा होता है उस टाइम। तो ये आर्किस्पोरियल सेल्स है, ये कुछ सेल्स का फॉर्मेशन करेगी, यानी कुछ लेयर्स का फॉर्मेशन करेगी। जैसे आउटर लेयर बनाएगी और इनर लेयर बनाएगी। आउटर लेयर में 3 से 4 लेयर का फॉर्मेशन करेगी जो एंथर की वॉल बनाएंगे। जैसे आउटर मोस्ट है या बाहर की जो लेयर है वो सिंगल लेयर होती है और उसको अपन बोलते हैं एपिडर्मिस। यानी ये वाली एपिडर्मल सेल नहीं है, ये वाली एपिडर्मल सेल क्या करेगी, फ्लावर के अदर पार्ट्स का फॉर्मेशन करेगी। लेकिन जो हाइपोडर्मल सेल है ये एंथर के अंदर लेयर का फॉर्मेशन करेगी, यानी एंथर के पार्ट्स का फॉर्मेशन करेगी। लेकिन ये एपिडर्मल क्या करेगी, फ्लावर के अदर पार्ट्स बनाएगी। तो जो आर्किस्पोरियल सेल है या जो हाइपोडर्मल सेल है उसे आउटर लेयर बनेगी, उसके अंदर सबसे आउटर मोस्ट या बाहर की जो लेयर है उस जो सिंगल लेयर होती है उसको अपन एपिडर्मिस कहेंगे। एपिडर्मिस के नीचे लेयर होती है उसको अपन एंडोथीशियम कहेंगे, जो साइज में बड़ी होती है बाकी लेयर्स के। ठीक है, जो फाइब्रस थिकनिंग करेगी। उसके अलावा जो एंडोथीशियम है उसके नीचे बहुत सारी लेयर्स होती है जिनको अपन, यानी 2-3 लेयर होती है, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, उनको अपन मिडल लेयर बोलेंगे। मिडल लेयर के नीचे होती है वो टैपिटम होती है। ठीक है, यानी सबसे नीचे की इनर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट हो गई एपिडर्मिस, उसके नीचे एंडोथीशियम, उसके नीचे मिडल लेयर्स, उसके नीचे टैपिटम। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। टैपिटम जो नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगी, किसके चारों तरफ रहेगी, स्पोरोजेनस टिश्यूज़ या सेल्स के चारों तरफ। तो स्पोरोजेनस टिश्यूज़ को नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगी टैपिटम। ठीक है, उसके अलावा आर्किस्पोरियल सेल से ये आउटर लेयर तो बनी, इसके अलावा क्या बना, स्पोरोजिनस सेल्स भी बनी या स्पोरोजिनस टिश्यूज़ भी बने जो थीका के अंदर फील्ड रहते हैं। ठीक है, जो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे किसमें, माइक्रोस्पोर मदर सेल में, और आगे जाके माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये तो बात हो गई कि जो हाइपोडर्मल सेल्स है जो प्रोमिनेंट होके क्या क्या बनाएगी, एपिडर्मिस बनाएगी, एंडोथीशियम बनाएगी, मिडल लेयर बनाएगी, टैपिटम बनाएगी, स्पोरोजिनस सेल्स या स्पोरोजिनस टिश्यूज़ बनाएगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनाएगी और माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेगी। अब इसका अपन स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे और कैसे प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इसकी। तो यहाँ पे जो आउटर मोस्ट अपन ने बोला था ये कनेक्टिव हो गया, ये थीका है। ठीक है, आउटर मोस्ट जो लेयर है वो क्या हो गई, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे वाली एंडोथीशियम, इसके नीचे मिडल लेयर, और उसके बाद में ये टैपिटम। और टैपिटम के अंदर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, स्पोरोजेनस टिश्यूज़ का। फिर इससे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनेगी और माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बन जाएंगे। ठीक है,
अब अपन बात करते हैं इसका सेलुलर डायग्राम। तो सेलुलर डायग्राम के अंदर ये बाहर वाली क्या है, एपिडर्मिस, ये एंडोथीशियम हो गई, ये मिडल लेयर्स हो गई, और ये टैपेटम हो गया। टैपेटम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि जो एपिडर्मिस है और एंडोथीशियम है, इनका क्या फंक्शन है, कैसे फंक्शन करती है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जैसे ये वाली लेयर है, ये कुछ सेल्स है जो लेयर बना रही है, जो साइज में चौड़ी होती है या बड़ी होती है अदर लेयर से। ठीक है, ये साइज में बड़ी है। यहाँ पे छोटी छोटी लेयर्स भी होगी, तो इनको जो छोटी छोटी लेयर है साइज में, इनको अपन एपिडर्मिस बोलेंगे। ये एपिडर्मिस का फॉर्मेशन कर रही है, यानी एपिडर्मिस है। इसको अपन एंडोथीशियम बोल देंगे। ठीक है, अब जो ये एंडोथीशियम है, यानी ये एक एंडोथीशियम है, ये एंडोथीशियम में ये लॉन्गिट्यूडिनल सेल्स है, ये वाली। ठीक है, और ये रेडियल सेल्स है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो एंडोथीशियम है, इस एंडोथीशियम सेल्स में अल्फा सेलुलोज एक केमिकल है, अल्फा सेलुलोज, इसका जमाव हो जाता है या इसकी कोटिंग हो जाती है अंदर की ओर। यहाँ पे सिर्फ लॉन्गिट्यूडिनल सेल्स में ही होगी, अल्फा सेलुलोज का डिपोजिशन हो जाएगा यहाँ पे। इन रेडियल सेल्स में नहीं होगा, सिर्फ इनमें होगा। तो इनमें अल्फा सेलुलोज का डिपोजिशन होने से ये क्या होगा, प्लाज्मोडेस्माटा क्या होंगे, कवर हो जाएंगे, और प्लाज्मोलाइसिस जैसी कंडीशन आ जाएगी, जिससे ये सेल्स क्या होगी, डेड सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी यहाँ पे अल्फा सेलुलोज का डिपोजिशन हो गया, तो जो प्लाज्मोडेस्माटा होंगे वो क्या होंगे, वो कवर हो जाएंगे, जिसकी वजह से प्लाज्मोलाइसिस होगा। और इन सेल्स में ये सेल्स मैचुरेशन के टाइम डेड सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये सेल्स क्या करेगी, ये बिल्कुल वीक होगी, बहुत ही कमज़ोर होगी। वीक होने से इनमें श्रिंकेज होगा और बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, वाटर लॉस होने की वजह से। ड्राई होने की वजह से क्या होगा, इनमें स्प्लिटिंग होगी और ये ब्रस्ट हो जाएगी, जिससे पोलन्स बाहर आ जाएंगे। यानी यहाँ पे स्प्लिटिंग होगी और ये जो इनमें एक टेंशन डेवलप होगा, डेवलपिंग, यानी इनमें एक यहाँ पे टेंशन डेवलप हो जाएगा, ये जो लेयर्स हैं, और ये ब्रस्ट हो जाएगी और यहाँ से पोलन बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक सेकेंड अपन देखते हैं। देखो इस डायग्राम में अपन देखते हैं कि ये क्या है, एंथर है, यहाँ पे कनेक्टिव प्रेजेंट है यहाँ पे, और ये एक थीका यहाँ पे था, एक थीका यहाँ पे था, लेकिन मैच्योर कंडीशन में जब पोलन का डेवलपमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों थीका एक दूसरे के साथ में फ्यूज हो जाएंगे और यहाँ पे ये ब्रस्ट होगा। ठीक है, श्रिंकेज होने की वजह से ड्राई हो जाएगा, और ड्राई होने की वजह से यहाँ से ब्रस्ट होके ये पोलन्स बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, अब अपन हर एक लेयर का फंक्शन देखेंगे। फंक्शन ऑफ ईच लेयर ऑफ एंथर वॉल। एपिडर्मिस इज यूजुअली प्रोटेक्टिव इन नेचर, यानी जो एपिडर्मिस है, बाहर वाली लेयर है, ये क्या होती है, प्रोटेक्टिव तो है ही, क्योंकि बाहर की ओर है, तो ये नेचर से प्रोटेक्ट करेगी एंथर को। द फाइब्रस बैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ एंडोथीशियम हेल्प इन डिहाइसेंस ऑफ पोलन एट मैच्योरिटी, यानी डिहाइसेंस हो जाएगा और पोलन्स क्या होंगे, मैच्योरिटी के टाइम बाहर निकल जाएंगे, जैसा अपन ने अभी डायग्राम में देखा था। सेल्स ऑफ द मिडल लेयर डीजनरेट टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द ग्रोविंग माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको अपन पोलन मदर सेल भी कहते हैं। यानी जो स्पोरोजिनस सेल्स होती है, जो डेवलप हो रही होती है, वो क्या कर रही है, किससे डेवलप हो रही, जो क्या करती है, एमएमसी का फॉर्मेशन करती है और इसको नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है मिडल लेयर्स। तो मिडल लेयर्स क्या करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगी स्पोरोजिनस सेल्स को और माइक्रोस्पोर
मदर सेल्स को, और ये किसके द्वारा हो रहा है? टैपेटम के द्वारा हो रहा है। नेक्स्ट, टैपेटम परफॉर्म ए नंबर ऑफ फंक्शंस, यानी इसके बहुत सारे फंक्शंस है टैपेटम के। जैसे टैपेटम सेल्स आइदर हैव ए वेरी प्रोमिनेंट न्यूक्लियस और दे कुड बी बाइन्यूक्लिएटेड हैविंग डेंस साइटोप्लाज्म, यानी जो टैपेटम है इसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, उसके अलावा ये बाइन्यूक्लिएटेड भी हो सकती है, यानी 2 न्यूक्लियस होते हैं इसमें। उसके अलावा इसका जो साइटोप्लाज्म होता है ये डेंस होता है। साइटोप्लाज्म डेंस होने का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज होगी, बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट होंगे, इसकी वजह से डेंसिटी बढ़ जाएगी साइटोप्लाज्म की, बाइन्यूक्लियस होगा। अब देखते हैं अपन, दिस इज बिकॉज दीज सेल्स आर मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव, और ये सेल्स क्या होती है? मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को रेगुलेट करती है। एंड द प्रोड्यूस स्पोरोपोलेनिन एंड वेरियस प्रोटीन, और स्पोरोपोलेनिन का फॉर्मेशन भी करती है। देखते हैं ये क्या होता है स्पोरोपोलेनिन। एक हार्डेस्ट स्ट्रक्चर है जो लिग्निन से भी ज़्यादा हार्ड होती है, और जो पोलन की आउटर यानी बाहर की ओर, पोलन के बाहर की ओर होती है, जिसकी वजह से अपन जो पोलन्स होते हैं ये डीजनरेट नहीं होते हैं, यानी इनके अपन फॉसिल्स भी देख सकते हैं काफ़ी टाइम पहले के। ठीक है, अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि टैपेटम के क्या क्या फंक्शन है। ट्रांसपोर्ट नरिशमेंट टू एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है। स्पोरोपोलेनिन का प्रोडक्शन करती है। ठीक है, उसके अलावा कंपेटिबिलिटी रिएक्शंस के लिए प्रोटीन्स का सिक्रेशन करती है। उसके अलावा कैलेज एंजाइम का सिक्रेशन करती है। कैलेज एंजाइम क्या है? इसके अंदर एक लेयर होती है कैलोज की, वो भी कैलोज की लेयर जो है वो भी टैपेटम के थ्रू ही सिक्रीट की जाती है, और कैलेज एंजाइम भी टैपेटम के थ्रू सिक्रीट किया जाता है। कैलेज एंजाइम क्या करता है? कैलोज लेयर को ब्रेक करने में हेल्प करता है, जिससे पोलन्स बाहर रिलीज हो सके। कंपेटिबिलिटी रिएक्शंस क्या होती है? कंपेटिबिलिटी रिएक्शंस क्या होगी कि पोलन क्या करेगा? करेक्ट फ्लावर पे ही लैंड करेगा। ठीक है, और उसी से रिप्रोडक्शन पॉसिबल होगा, यानी सेम स्पीसीज होना ज़रूरी है। सेम स्पीसीज होगी तो ही पोलन उस पर लैंड करेगा, और क्या होगा? रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज म्यूटेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में टैपेटम है, ये 2 टाइप की होती है। एक होती है अमीबॉइड टैपेटम और एक होती है सिक्रेटरी टैपेटम। तो अमीबॉइड टैपेटम तो ट्रांसपोर्ट करती है या कैरी करती है केमिकल्स को, सिक्रेटरी क्या करती है? केमिकल्स को सिक्रेट करती है। कौन कौन से केमिकल? स्पोरोपोलेनिन, कंपेटिबिलिटी रिएक्शंस के लिए प्रोटीन, कैलेज एंजाइम, इन सब का सिक्रेशन करती है, और इन्हीं केमिकल्स को ट्रांसपोर्ट कौन करता है? अमीबॉइड टैपेटम। यानी ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है मिडल लेयर्स, तो मिडल लेयर से न्यूट्रिशन लेके टैपेटम ट्रांसपोर्ट कर देती है उनको स्पोरोपोलेनिन टिश्यूज तक, ताकि उनको न्यूट्रिशन मिल सके। अब ये जो 4 टाइप की अपन ने लेयर्स पढ़ी, इनका याद करने का एक तरीका है या एक ट्रिक है, जैसे एपी एंड मीता। तो यहाँ से अपन बाहर से याद रखेंगे, बाहर वाली कौन सी होती है? एपी मीन्स एपिडर्मिस, एंड से एंडोथीशियम, बी से मिडिल लेयर, और ता से टैपेटम। ठीक है, तो ये तो ट्रिक हो गई एपी एंड मीता, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर्स और टैपेटम। अब अपन बात करेंगे स्पोरोजिनस सेल्स क्या होती है। तो
जब एंथर यंग होता है, यानी एंथर का जब डेवलपमेंट हो रहा होता है या ग्रो कर रहा होता है, व्हेन द एंथर इज यंग, जब एंथर क्या होता है, यंग होता है, ए ग्रुप ऑफ कम्पैक्टली अरेंज सेल्स, ठीक है। तो एंथर जब यंग होता है उस टाइम ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स होती है, वो क्या बनाती है, मिलके स्पोरोजेनस टिश्यू बनाती है। और ये स्पोरोजेनस टिश्यू क्या बनाएगा, सेंटर में ऑक्यूपाइड होके जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है उसके सेंटर में ऑक्यूपाइड हो जाएगा। यानी जो यंग एंथर है वो मतलब बहुत सारे कॉम्पैक्टली अरेंज होके स्पोरोजेनस टिश्यूज़ बनाएंगे। स्पोरोजेनस टिश्यूज़ क्या करेंगे, सेंटर जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसके सेंटर में ऑक्यूपाइड हो जाएंगे और उससे क्या होगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा। अब अभी अपन को आगे पढ़ना है, पूरा डिटेल में देखना है, लेकिन अभी अपन नॉर्मल बेसिक डिस्कस कर रहे हैं। बेसिक देखते हैं इसका, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में आर्किस्पोरियल सेल्स, कौन सी होती है आर्किस्पोरियल सेल, जो एपिडर्मल सेल्स के नीचे वाली थी, हाइपोडर्मल सेल्स, वो जो इमेच्योर कंडीशन में आर्किस्पोरियल सेल्स होती है। तो आर्किस्पोरियल सेल्स क्या है, 2n है, 2n का मतलब डिप्लॉइड है। तो आर्किस्पोरियल सेल्स में माइटोसिस होता है। माइटोसिस का मतलब होता है इक्वेशनल डिवीजन, यानी आफ्टर डिवीजन क्रोमोसोम नंबर्स आर सेम। तो आर्किस्पोरियल में 2n है, डिप्लॉइड है। तो माइटोसिस के बाद में आर्किस्पोरियल सेल से स्पोरोजिनस टिश्यूज़ का फॉर्मेशन होगा। तो माइटोसिस हुआ तो जो स्पोरोजिनस टिश्यू है वो भी कैसे होंगे, 2n होंगे। अब जो स्पोरोजिनस टिश्यू है इनमें फिर से माइटोसिस होगा, अभी माइटोसिस ख़त्म नहीं हुआ, कंटिन्यू होता जा रहा है। स्पोरोजिनस टिश्यू में माइटोसिस होगा तो MMC यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पोलन मदर सेल का फॉर्मेशन होगा। ये भी क्या होगी, डिप्लॉइड होगी, क्योंकि इसमें भी यहाँ स्पोरोजेनस टिश्यू में माइटोसिस होने से MMC बनी है। लेकिन जहाँ भी माइक्रोस्पोर मदर सेल जहाँ नाम आ जाए वहाँ अब क्या होगा, मियोसिस होगा। तो MMC में मियोसिस होगा। मियोसिस क्या होता है, इसके अंदर डिवीजन के बाद में जो क्रोमोसोम्स के नंबर है वो हाफ हो जाते हैं, तो 2n से क्या हो जाएंगे, n। तो मियोसिस होने से, MMC में मियोसिस होने से टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर बनेंगे, ठीक है, यानी माइक्रोस्पोर का टेट्राड बनेगा। और ये क्या होंगे, पोलन ग्रेन राउंडिंग ऑफ इंडिविजुअल पोलन ग्रेन, ये क्या होंगे, पोलन ग्रेन्स के चारों तरफ राउंडिंग ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये क्या होगा, माइक्रोस्पोर जो होगा उसके पोलन ग्रेन्स होंगे, उनके चारों तरफ राउंडिंग ऑफ हो जाएंगे। अब अपन थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं। वैसे अपन को पोलिनेशन में कंप्लीट इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है, लेकिन अभी अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो पोलन ग्रेन, ये एक पोलन ग्रेन है। कौन सा पोलन ग्रेन है, यंग पोलन ग्रेन है, जो क्या हुआ है, जस्ट फॉर्म हुआ है, अभी 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 जस्ट बना है। इसके अंदर न्यूक्लियस कैसा है, हैप्लॉइड, क्योंकि पीछे अपन ने देखा था राउंडिंग ऑफ हुआ था, उस टाइम MMC के अंदर मियोसिस हुआ था, जिससे हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। अब जब राउंडिंग ऑफ हो रहा था पोलन्स के चारों तरफ सेल्स, उस टाइम माइटोसिस होता है, और माइटोसिस होने से एक मैच्योर पोलन ग्रेन बनता है। मैच्योर पोलन ग्रेन के अंदर दो टाइप के न्यूक्लियस होते हैं, एक होता है जनरेटिव न्यूक्लियस, एक होता है ट्यूब न्यूक्लियस। जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है ये आगे जाके फिर से डिवाइड करेगा और इसकी सेल्स भी डिवाइड करेगी। अब जो जनरेटिव है इसकी सेल किसके अंदर रहेगी, ट्यूब न्यूक्लियस है, इसको अपन वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी कहेंगे। बाहर की ओर एक हार्ड स्ट्रक्चर होती है एक्साइन, जो स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, और इसके अंदर वाली होती है एंटाइन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होते हैं कि जर्म पोर्स भी होते हैं, ठीक है। जैसे ये एक डायग्राम है अपने पास में, तो इसमें देखो यहाँ पे वैक्यूल्स भी है, ये ट्यूब न्यूक्लियस है,
ये जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल के अंदर जनरेटिव न्यूक्लियस है। ये पूरी बड़ी वाली ट्यूब सेल हो गई जिसके अंदर ट्यूब न्यूक्लियस है। ट्यूब सेल के अंदर ही जनरेटिव सेल होती है, उसके अंदर जनरेटिव न्यूक्लियस हो गया। ये जर्म पोर्स होते हैं जहाँ से पोलन ये क्या होता है बाहर निकल के फ्यूज़ करता है उसके साथ में। ये इंटाइन हो गई, ये बाहर वाली एक्साइन हो गई, ये वैक्यूल्स हो गई। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि जो वेजिटेटिव है, सॉरी, जो जनरेटिव न्यूक्लियस है ये क्या करेगा, जो मेन इम्पोर्टेंट है ये जनरेटिव न्यूक्लियस ही है। तो जनरेटिव न्यूक्लियस मेल गैमेटोफाइट बनाएगा और ट्यूब न्यूक्लियस आगे 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 चलेगा पोलन ट्यूब में और गाइड करेगा पीछे के सारे साइटोप्लाज्म को और जनरेटिव न्यूक्लियस को। यानी मेन यहाँ पे जनरेटिव न्यूक्लियस है। जनरेटिव न्यूक्लियस का काम क्या है, मेल गैमेटोफाइट बनाना। और जो मेल गैमेटोफाइट या मेल जो मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट बनेगा वो फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट के साथ फ्यूज़ करेगा। तो मेल गैमेटोफाइट किसने बनाया, जनरेटिव न्यूक्लियस ने। और ट्यूब न्यूक्लियस का काम क्या है, आगे आगे गाइड करेगा, आगे आगे चलेगा और गाइड करेगा जनरेटिव न्यूक्लियस को। और जो भी साइटोप्लाज्म है उसको ट्यूब के अंदर जो पोलन ट्यूब बनेगी उसमें गाइड करेगा। आगे जाके जनरेटिव न्यूक्लियस भी डिवाइड करेगा और जनरेटिव सेल्स भी बनेगी। ये आगे बढ़ेंगे अपन। ठीक है, अब यहाँ पे 60% पोलन कब डिवाइड करता है, जो जनरेटिव न्यूक्लियस है, यानी पोलन रिलीज होते हैं उससे पहले। ठीक है, ये 60% डिवाइड करता है। कई बार क्या होता है कि पोलन ट्यूब तक पहुँचने के बाद में डिवाइड करता है, जो 40% कंडीशन होती है। तो ये तो क्या हो गया, पोलन ग्रेन। अब अपन देखते हैं दो टाइप की लेयर होती है पोलन के अंदर। तो जो बाहर की आउटर कवरिंग होती है पोलन की उसको अपन बोलते हैं स्पोरोडर्मा। इसमें दो टाइप की लेयर होती है, आउटर एक्साइन और इनर एंटाइन। जो आउटर एक्साइन है वो किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की होती है, जो बिल्कुल एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। और जो जर्म पोर्स होते हैं उनमें स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है। तभी क्या होगा, ये इसका न्यूक्लियस उसके गैमेट उसके साथ में फ्यूज़ कर पाएगा। और जर्म पोर्स में केलोज प्रेजेंट होता है। जर्म पोर्स में जो टेपिटम जिसका फॉर्मेशन करती है, जो केलेज एंजाइम से ब्रेक हो जाता है आराम से। और जो इनर इंटाइन है उसमें पैक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। तो ये तो हो गया पोलन की नॉर्मल स्ट्रक्चर। अब अपन देखते हैं प्रोटोप्लाज्म ऑफ द पोलन। तो इसके अंदर अपन ने देखा था जनरेटिव सेल या जनरेटिव न्यूक्लियस और ट्यूब न्यूक्लियस। तो यहाँ पे स्मॉल जनरेटिव सेल और लार्ज ट्यूब सेल, या ट्यूब सेल होती है वो लार्ज होती है जिसके अंदर जनरेटिव सेल होती है। ठीक है, और इसको वेजिटेटिव सेल भी अपन, जो ट्यूब सेल है उसको वेजिटेटिव सेल भी कहेंगे। तो स्मॉल जनरेटिव सेल है, इसमें दो मेल गैमेट बनेंगे। दो मेल गैमेट बनेंगे, अपन ने बात करी थी कि ये आगे जाके फिर ये जो न्यूक्लियस है इसका हैप्लोन्यूक्लियस, ये आगे जाके फिर से डिवाइड करेगा। ठीक है, अब दो जो टू मेल गैमेट से ये क्या करेंगे, जो साइटोप्लाज्म होता है वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल का, उसके साइटोप्लाज्म में ये फ्लोट करता रहता है। और इसके अंदर क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म एंड एक न्यूक्लियस होगा। उसके बाद में जो लार्ज सेल है या लार्ज ट्यूब सेल है वो लार्ज होती है साइज़ में, जिसको अपन वेजिटेटिव सेल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, अबंडेंट फूड रिजर्व एंड ए लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस। इसके अंदर इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है और फूड रिजर्व रहता है इसके अंदर। ठीक है, देखो, एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन द पोलन ग्रेन्स इज आइदर टू सेल। जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो टू सेल होंगे, यानी ट्यूब सेल और जनरेटिव सेल, और 3 सेल भी हो सकते हैं जिसमें ट्यूब प्लस 2 मेल गैमेट होते हैं। ठीक है, तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद में अपन आगे पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद में फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बाद में पोलिनेशन, जो डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, पोलन कैसे बनता है, पोलिनेशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। उसके बाद फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे।
मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन कैसे होता है, ठीक है।